नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय कोविशील्ड व कोवैक्सीन जैसी प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाने की वजह से अमरावती जिले में टीकाकरण का काम बंद पड़ा है। वहीं वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। पता चला है कि कल बुधवार सुबह 11-12 बजे के दरमियान अमरावती जिले को दोनों वैक्सीन के नए स्टॉक की खेप प्राप्त हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अकोला स्थित स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय अंतर्गत कार्यरत विभागीय वैक्सीन विभाग के 4 अधिकारी मंगलवार की दोपहर पुणे पहुंच चुके थे, जो संभाग के लिए कोविशील्ड व कोवैक्सीन की खेप लेकर मंगलवार की शाम अकोला हेतु रवाना होंगे और बुधवार की सुबह करीब 8 बजे के आसपास अकोला पहुंचेंगे, जहां से अमरावती जिले के लिए दोनों वैक्सीन की खेप रवाना की जाएगी, जो करीब 11 से 12 बजे के दौरान अमरावती पहुंचेगी। पता चला है कि अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 3000 व कोविशील्ड के 4700 डोज प्रदान किए जाएंगे। इसमें से कोवैक्सीन के जरिए 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के जरिए इसी आयु गुट के लाभार्थियों को पहला व दूसरा डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से डोज का यह स्टॉक बेहद अत्यल्प है और इस जरिए बड़ी मुश्किल 2 दिन ही टीकाकरण का काम किया जा सकता है। ऐसे में जल्द ही वैक्सीन की अतिरिक्त खेप मिलना भी जरूरी है, ताकि टीकाकरण का काम अबाधित रूप से चलता रहे। इस समय जहां एक और कोविड का जबरदस्त संक्रमण चल रहा है और इससे बचाव हेतु कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के टीकाकरण को सबसे शानदार उपाय माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन का अभाव रहने की वजह से जिले के 130 टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। ऐसे में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का भी टीकाकरण किया जाना बंद है और उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नागरिकों द्वारा अब यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि सरकार एवं प्रशासन स्तर पर टीकाकरण के काम में नियोजन का अभाव रहने के चलते कोविड संक्रमण की महामारी को कैसे रोका जा सकेगा। इस समय देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर देखा जा रहा है। इसी दौरान मुंबई, ठाणे व पुणे सहित समूचे राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में यद्यपि कुछ कमी आई है, किंतु कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या चिंताजनक है। इसे देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा लॉकडाउन को 1 जून तक आगे बढ़ाया गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र तथा राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि राज्य में 1 जून के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखा जा सकता है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए संभावित नुकसान टालने के लिए अमरावती जिला व सत्र न्यायालय समेत जिले के सभी 13 कनिष्ठ न्यायालयों का कामकाज ऑनलाइन करने के आदेश मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए हैं। यह आदेश अमरावती जिला कोर्ट को प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक ऑनलाइन कामकाज कैसे करना है इसकी रूपरेखा तय नहीं हुई है। इस बारे में मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए जिला सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर ने बताया कि पिछले लॉकडाउन में सभी दावे ऑनलाइन करने के आदेश दिए गए थे और कोर्ट में वकीलों को एक रूम दी गई थी, वहां से न्यायालयीन कामकाज ऑनलाइन चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके बाद अनलॉक में यह ऑनलाइन पद्धति बंद हुई थी। अब कल सोमवार को ही न्यायालयीन कामकाज ऑनलाइन करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिस पर नियोजन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक तैयार होगी और उसके बाद न्यायालयीन कामकाज ऑनलाइन होगा। पिछले मंगलवार की रात शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा की भूमिका का चौतरफा विरोध होने के बाद अब कहीं जाकर पुलिस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच से निकालकर आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी है और आर्थिक अपराध शाखा के पीआई शिवाजी बचाटे ने जांच की कमान संभालते ही अन्न व औषधि प्रशासन के निरीक्षक मनीष गोटमारे के साथ इरविन अस्पताल व तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहां का रिकॉर्ड जब्त किया है। वहीं अब इस मामले के आरोपी व जिला कोविड अस्पताल के डॉक्टर अक्षय राठौड़, तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पवन मालसुरे, सुपर कोविड अस्पताल की नर्स पूनम सोनोने की अंतरिम जमानत को रद्द करने की अपील कल बुधवार को पुलिस द्वारा न्यायालय में की जाएगी। जांच अधिकारी शिवाजी बचाटे के अनुसार कल इन तीनों की जमानत अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई होगी। इस समय पुलिस की ओर से न्यायालय में से दाखिल किया जाएगा और मामले के सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में देने की अपील न्यायालय से की जाएगी। किसानों की अपनी बैंक के रूप में पहचान रखने वाली अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा 700 करोड़ रुपए का निवेश एजेंट द्वारा म्यूचुअल फंड में करने के कथित घोटाले की पोल खोल बैंक के वर्ष 2017 से 2020 तक किए गए इन्वेस्टमेंट ऑडिट में स्पष्ट हुआ था। इस समय जिला मध्यवर्ती बैंक पर नियुक्त प्रशासक सतीश भोसले ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बैंक के पूर्व संचालक मंडल को अंधेरे में रखकर बैंक के सीईओ, मुख्य इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सांख्यिकी अधीक्षक तथा अकाउंटेंट को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया
आया था। इस शिकायत के साथ ही प्रशासक भोसले ने ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी शिकायत के साथ जोड़ी थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ बातें अस्पष्ट थी। इस कारण पुलिस की ओर से प्रशासक भोसले को पत्र लिखकर यह व्यवहार जिस समय हुए उस समय संबंधित पद पर कौन था, उनके नाम निश्चित कर और उनका उस पद पर नियुक्ति का समयावधि निश्चित कर स्पष्ट व विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा गया था। प्रशासक सतीश भोसले ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जिस समय यह व्यवहार हुए उस समय इस पद पर कौन था। यह विस्तृत रिपोर्ट सिटी कोतवाली पुलिस को सौंपी जाएगी। इस समय अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु तथा संक्रमितों की संख्या को कम करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नए संक्रमित मरीज मिलने और संक्रमण की वजह से मौतें होने का सिलसिला अमरावती जिले में लगातार जारी है। राज्य के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अमरावती जिले में हालात को संभालने हेतु बेहद कड़ा लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद संक्रमण फैलने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजहें जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहली वजह कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन वाला स्वरूप है और दूसरी वजह अमरावती शहर व जिले के नागरिकों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही है। कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का 2 माह से जारी संचारबंदी व लॉकडाउन के बावजूद लोगों द्वारा गंभीरतापूर्वक व कड़ाईपूर्वक पालन नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि अमरावती जिले में लॉकडाउन व संचारबंदी जैसे उपाय बेअसर साबित होते हुए यहाँ पर लगातार कोविड संक्रमितों और संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राज्य कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी तथा मेडिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट व हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक अमरावती जिले में कोविड वायरस का डबल म्यूटेशन वाला स्वरूप पाया गया है। वहीं आम नागरिकों द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का गंभीरतापूर्वक व कड़ाईपूर्वक पालन नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि सरकारी व प्रशासनिक प्रयास काफी हद तक बेअसर साबित हो रहे हैं और कोविड संक्रमण की लहर बदस्तूर जारी है। किसी भी कोविड संक्रमित मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज देने से पहले उसके रक्त, किडनी व लीवर की जांच करना बेहद अनिवार्य व आवश्यक है। ऐसा प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन का मरीज के शरीर पर दुष्परिणाम भी हो सकता है। ऐसे में इन दुष्परिणामों को टालने हेतु संबंधित मरीज के किडनी व लीवर सुव्यवस्थित स्थिति में है अथवा नहीं, इसकी जाँच की जानी चाहिए। इसके तहत सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों द्वारा अपने यहाँ भर्ती मरीजों की यह जाँच करना आवश्यक है। साथ ही मरीज के सिटी स्कैन स्कोर की भी जाँच की जाए, जिसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि मरीज को सही में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने की जरूरत है अथवा नहीं। कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के चलते विगत 1 वर्ष से बियर बार, परमिट रूम, वाइन शॉप, देशी शराब की दुकानें तथा हाईवे पर स्थित ढाबे बंद पड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि विगत 1 वर्ष से लाइसेंस प्राप्त शराब की बिक्री घट गई है, किंतु हकीकत में शराबियों ने इस अनुमान को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि विदर्भ सहित मराठवाड़ा व नासिक संभाग में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे यह साबित होता है कि इन संभागों में लॉकडाउन काल के दौरान भी चोरी छिपे तरीके से बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री की गई है। शराब की बिक्री के जरिए विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों को 644 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य उत्पादन शुल्क द्वारा वसूल किया गया है, जिसमें वर्ष 2019 की तुलना में करीब 5.5% की वृद्धि हुई है। ऐसे में जारी वर्ष के लिए विदर्भ में एक्साइज विभाग के राजस्व वसूली लक्ष्य में 40 करोड़ रुपयों की वृद्धि करते हुए इस बार 684 करोड़ रुपयों के राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। गत रोज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की समीक्षा करने हेतु बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने कहा कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इन दिनों शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज देखी जा रही है। ऐसे में बाहरी जिलों व राज्यों से आने वाले यात्रियों एवं मालवाहक वाहनों की बेहद कड़ाई के साथ चेक पोस्ट पर जाँच की जाए। साथ ही ग्रामीण स्तर पर कोविड प्रतिबंधात्मक समितियों की स्थापना कर गाँव में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट और संक्रमितों की संख्या घटाने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाते हुए नियोजनपूर्ण ढंग से कार्यक्रम अमल में लाया जाए। इस आशय का निर्देश भी संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा दिया गया। जिलाधीश शैलेश नवाल ने जानकारी दी है कि वर्ष 2020 से अब तक कोविड संक्रमण का कहर लगातार जारी है, जिसके पहले चरण में अमरावती शहर के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, किंतु संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की संख्या काफी अधिक है। किंतु जिले के कुल 1560 गाँवों में अब भी 217 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अब तक कोविड संक्रमण का एक भी मरीज नहीं पाया गया है। जिले के लिहाज से इन गाँवों की जनसंख्या 18% है और इन गाँवों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नियोजन सबसे योग्य
साबित हुआ है। इसके अलावा जिले के 628 गांव ऐसे भी हैं जहां इससे पहले कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, किंतु अब उन सभी मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया है। ऐसे में जिले के इन 628 गाँवों के नागरिकों ने कोविड संक्रमण पर एक तरह से मात दी है। वहीं जिले के 175 गाँवों में इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। साथ ही कुछ मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। ये सभी गाँव भी कोविड मुक्त होने के लिए धीरे धीरे जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। गत रोज जिलाधीश कार्यालय में कोविड संक्रमण के चलते अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक ली गई। इस बैठक में जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि कोविड की संक्रामक महामारी के दौरान कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु और उन्हें अधिकारपूर्ण ढंग से सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर दिलाने हेतु जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अतः जिन बच्चों के माता पिता की कोविड संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई है, ऐसे अनाथ बच्चों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग व टास्क फोर्स द्वारा तत्काल हासिल की जाए और यह जानकारी तुरंत ही जिला प्रशासन को दी जाए। इसके साथ ही इस निर्देश के साथ ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी भी तय की है। इन दिनों कोविड संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो रही है और कोविड संक्रमितों के साथ ही संक्रमण की वजह से होने वाले मौतों के आंकड़े भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण एवं मौतों को लेकर हालात बेहद चिंताजनक कहे जा सकते हैं। किंतु इसके बावजूद कोविड संक्रमण की वजह से शहर के कोविड अस्पतालों में मृत होने वाले मरीजों में से कई मरीजों के शव अंतिम संस्कार हेतु उनके गाँवों और घरों तक ले जाए जा रहे हैं। ऐसी सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। कोविड अस्पताल में किसी भी मरीज की मौत होने पर प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी संबंधित मरीज के परिजनों को दी जाती है और तब तक शव को इरविन अस्पताल के शवागार में रखा जाता है। किंतु कई बार प्रशासन की ओर से संबंधित परिजनों को तुरंत ही अंतिम संस्कार हेतु शव ले जाने के लिए समय पर शव वाहिका या रुग्ण वाहिका उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे समय कई लोग कोविड संक्रमित मरीज के शव को अपने निजी वाहनों के जरिए अपने घर तक लेकर चले जाते हैं। साथ ही यदि महानगर पालिका प्रशासन की ओर से शव वाहिका मृतदेह को ले जाने के लिए आती भी है तो भी कई परिजन अपने मरीज के शव का अंतिम संस्कार उसे गाँव में ले जाकर ही करने का आग्रह करते हैं। यदि शव पीपीई किट में बंद भी है तो घर ले जाने के बाद उस पीपीई किट को निकाल दिया जाता है और अंतिम संस्कार से जुड़ी तमाम विधियां की जाती हैं, जिससे मृतदेह के संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने का खतरा इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। इस समय देश सहित समूची दुनिया में कोविड संक्रमण का कहर ढाए जाने के चलते जहां एक और सभी इंसान हैरान व परेशान हैं, वहीं अब राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण द्वारा संकेत दिए गए हैं कि वन्य जीवों में भी कोविड संक्रमण फैल सकता है। अतः व्याघ्र प्रकल्प तथा अति संरक्षित जंगलों में रहने वाले बाघों की गतिविधियों और हलचलों पर बारीकी से ध्यान रखा जाए। साथ ही बाघों की गतिविधियां मंद होते ही उनके रक्त के नमूने लेकर उन्हें जाँच हेतु भेजा जाए। जिले में मंगलवार को 798 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 84,598 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 20 स्थानीय व एक अन्य जिले के मरीज का समावेश रहा। इस समय तक अमरावती जिले में 1290 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं बाहरी जिले के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 1455 पर जा पहुंचा है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 17 मरीजों का समावेश रहा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 1018 मरीजों को कोविड अस्पतालों से कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 73,152 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,156 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,464 व ग्रामीण क्षेत्र के 7,692 मरीजों का समावेश है। इसमें से 2,177 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है और मनपा क्षेत्र में 1,814 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,665 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में विगत करीब 12 दिनों से रोजाना 1000 से अधिक कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने का सिलसिला चल रहा था। लंबे समय बाद पहली बार मंगलवार को 798 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि विगत 24 घंटे के दौरान 4,392 संदेहित नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें पॉजिटिविटी रेट केवल 18.16% रहा। पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट लगातार 25% के आसपास चल रहा था। ऐसे में कोविड संक्रमितों की संख्या घटने के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। यह अमरावती जिले के लिए विशेष राहत वाली बात है। सबसे राहत वाली बात यह है कि मंगलवार को पाए गए 798 कोविड पॉजिटिव मरीजों में से अमरावती मनपा क्षेत्र से वास्ता रखने वाले केवल 32 मरीजों का समावेश है, ऐसी जानकारी है। वहीं 700 से अधिक संक्रमित मरीज जिले के ग्रामीण इलाकों से पाए गए हैं। यह जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक तरह से खतरे की घंटी कहा जा सकता है और प्रशासन को अब ग्रामीण इलाकों की ओर और अधिक कड़ाई के साथ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन एवं संचारबंदी के नियमों को बेहद कड़ाई के साथ लागू करते हुए ग्रामीण इलाकों में कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन भी कड़ाई पूर्वक करवाए जाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।
इस समय लॉकडाउन एवं कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से हर कोई अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने और कुछ नया सीखने में समय व्यतीत किया है। वहीं कुछ लोगों ने इस दौरान कुछ अपनों को खो दिया है। ऐसे में कुल मिलाकर इस समय को मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद विपरीत समय कहा जा सकता है। अतः सभी लोगों को सकारात्मक सोच के साथ तंदुरुस्त एवं खुश रहना बेहद जरूरी है। इस बात के मद्देनजर ब्लिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर 15 व 16 मई के दौरान जरा नच के दिखा शीर्षक से ऑनलाइन परिवार नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें अमरावती सहित राज्य एवं देश के अन्य हिस्सों से कुल 140 परिवारों द्वारा अपने पारिवारिक नृत्य के वीडियो एवं सेल्फी फोटोज भेजे गए, जिनका परीक्षण करते हुए निर्णायक मंडल द्वारा दिल्ली के तिवारी परिवार को प्रथम पुरस्कार, अमरावती के मसानगंज परिसर निवासी महेंद्र गुप्ता परिवार को द्वितीय पुरस्कार तथा रतनगंज परिसर निवासी सचिन साहू परिवार को तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया। इसके अलावा 10 परिवारों को प्रोत्साहन पर पुरस्कार दिए गए। सभी विजेताओं एवं प्रविष्टि भेजने वाले स्पर्धकों का इस स्पर्धा की आयोजक भारती प्रीतम कलस्कर, भारती अजय दातेराव, अंकिता संतोष विश्वकर्मा, लीना दिलीप वासनिक तथा माधव अभी काले द्वारा अभिनंदन किया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को उनके द्वारा अदा किया गया परीक्षा शुल्क वापस मिलना अपेक्षित है। अमरावती जिले में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की 665 शालाएं हैं, जिसमें कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 40,336 विद्यार्थी परीक्षा रद्द हो जाने के चलते अगली कक्षा हेतु उत्तीर्ण मान लिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्रति विद्यार्थी 415 रुपए के हिसाब से 1,68,75,145 रुपए का परीक्षा शुल्क भरा गया था। चूंकि यह परीक्षा ही रद्द कर दी गई है, तो विद्यार्थियों द्वारा भरा गया परीक्षा शुल्क उन्हें कब वापस मिलेगा, यह सवाल विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय इतवारा बाजार परिसर स्थित नालियों की इन दिनों मानसून पूर्व कामों के तहत सफाई की जा रही है, जिसके तहत मनपा के स्वच्छता विभाग के सफाई कर्मी नालियों के भीतर उतरकर वहां पर जमे मलबे और कचरे को बाहर निकाल रहे हैं। यह काम करते समय जब एक सफाई कर्मी थक गया और उसे प्यास लगी, तो वहां मौजूद दूसरे सफाई कर्मी ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया, क्योंकि नाली में खड़े सफाई कर्मी के दोनों हाथ मलबे व कचरे से भरे हुए थे। स्थानीय इतवारा बाजार परिसर में संचारबंदी के बावजूद एक दुकानदार द्वारा अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों को साहित्य बिक्री की जा रही थी। यह बात समझ में आते ही पुलिस पथक वहां पर तुरंत कार्रवाई करने हेतु पहुंचा। पश्चात संबंधित दुकानदार ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खुद को माफ कर देने और आगे से ऐसी गलती नहीं करने की बात कही। लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल का हिस्सा रहने वाले लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियम द्वारा स्थानीय गोवर्धन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बैंक का लोकार्पण किया गया। कोविड संक्रमण काल में पड़ रही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्रीमियम द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन के माध्यम से जनहित का कार्य किया जाएगा। इस ऑक्सीजन मशीन का उद्घाटन शहर के ख्यातनाम मानसोपचार विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी के हाथों किया गया। ऑक्सीजन बैंक की यह मशीन वलगांव रोड स्थित बेस्ट कोविड हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी और बेस्ट हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोहेल बारी की देखरेख में इस ऑक्सीजन बैंक का काम चलेगा। बेहद नाममात्र शुल्क में यह मशीन जरूरतमंद मरीजों को उपयोग के लिए दी जाएगी। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 14 जवाहर गेट बुधवारा स्थित खरगाड़ीपुरा के सौंदर्यीकरण के कामों सहित एकवीरा देवी मंदिर के पास सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य का भूमि पूजन क्षेत्र के पार्षद तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले द्वारा किया गया। इस समय प्रभाग की पार्षद सुनीता भेले सहित प्रभाग के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य सप्ताह को ऑनलाइन ढंग से मनाते हुए इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की अमरावती शाखा द्वारा महामारी के खात्मे और महिला स्वास्थ्य की सुरक्षा विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर नीलिमा पाटिल व फार्मासिस्ट स्नेहल झलके ने अपने विचार व्यक्त किए। एसोसिएशन की अमरावती शाखा अध्यक्षा फार्मासिस्ट भारती मोहकार की पहल पर 26 मई की शाम 6 बजे जूम मीटिंग ऐप के जरिए आयोजित की गई। इस ऑनलाइन मीटिंग में अमरावती शहर व जिले सहित राज्य के कई फार्मासिस्टों ने शिरकत की, जिसमें महिला फार्मासिस्टों की संख्या उल्लेखनीय रही। ग्रामीण क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए नूटा प्राध्यापक संगठन की ओर से जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग के 15 कोविड सेंटरों को 30 नेबुलाइजर मशीनें भेंट की गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले को संगठन की ओर से यह मशीन प्रदान की गई। वरुण तहसील में सोमवार को बेमौसम बारिश की वजह से तहसील के अनेक गांवों में नागरिकों के घरों के टिन उड़ गए, साथ ही फल बागानों का भी काफी नुकसान हुआ। पश्चात क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने नुकसानग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं कृषि अधिकारियों को पंचनामा बनाने व प्रभावितों को आर्थिक सहायता मिलने हेतु प्रशासन को तत्काल रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
चांदूर बाजार शहर का आरोग्यम कोविड अस्पताल शुरुआत से ही विवादों में रहा है। केंद्रीय टीम द्वारा जांच करने के पश्चात इसे बंद करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु इसके बावजूद भी इस अस्पताल को दोबारा शुरू किया गया। इस अस्पताल में मरीजों के साथ की जा रही लूट की शिकायत जिलाधीश से की गई है, जिसमें जिलाधीश द्वारा जाँच के आदेश दिए गए। आरोप के मुताबिक चांदूर बाजार नगर पालिका के कर्मचारी से उसकी मां के 5 दिन के इलाज हेतु 34,297 रुपए का बिल वसूला गया और इसकी एवज में उसे कोई रसीद भी नहीं दी गई। स्थानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति तथा अंबाकार्ड के संयुक्त तत्वाधान में अमरावती कोविड हेल्प वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर अमरावती विभाग संचालक चंद्रशेखर भोंदू, मनपा के महापौर चेतन गावंडे तथा महानगर संचालक सुनील सरोदे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आजाद समाज पार्टी की ओर से निगमायुक्त प्रशांत रोडे को एक निवेदन सौंपते हुए चैतन्य कॉलोनी, मनकरडा नगर के मूंगसाजी मंगल कार्यालय, शिवाजी नगर व चौरे नगर परिसर में निःशुल्क कोविड टीकाकरण केंद्र शुरू करने की मांग की गई है। लॉकडाउन काल के दौरान जीवनावश्यक वस्तुएं छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी रहने के बावजूद जवाहर रोड पर न्यू आकाशदीप जनरल, इतवारा बाजार के सामने MK मशीनरी, मोची गली स्थित मंगलम बैग्स आदि दुकानें शुरू थी। ऐसे में मनपा के दल ने कार्रवाई करते हुए इन प्रतिष्ठानों के संचालकों पर जुर्माना ठोका है। शहर में इस समय कड़ा लॉकडाउन रहने के बावजूद कई लोग बिना वजह ही शहर की सड़कों पर घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों की RT-PCR टेस्ट करने की मुहिम मनपा द्वारा चलाई गई है, जिसके तहत मंगलवार को 64 लोगों की RT-PCR टेस्ट की गई। शहर पुलिस आयुक्तालय के बडनेरा व खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत 3 घरों में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई और सोने चांदी के जेवरात सहित नगद मिलाकर कुल 3 लाख रुपए के माल पर चोरों ने हाथ साफ किया। मलकापुर निवासी ऋषिकेश हरिदास सूर्यवंशी यह अपने परिवार के साथ अपने घर में सोए थे। इस समय चोरों ने उनके घर में प्रवेश कर अलमारी से 13 ग्राम सोने के जेवरात सहित नगद 80,000 रुपए चुरा लिए। साथ ही उनके पड़ोसी पंकज भीमराव रुकुड़े के घर से 2 ग्राम सोने के जेवरात और 3,000 रुपए नगद चुराए गए। इसी तरह खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले जवाहर टाहानी के घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नगद 60 से 70,000 रुपए चुरा लिए गए। पुलिस ने तीनों घटनाओं में अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। इस समय लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर सभी लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। ऐसे में लॉकडाउन काल के दौरान बंदोबस्त में तैनात पुलिस को संदिग्धों पर भी नजर रखनी पड़ रही है। इसी के तहत इरविन एवं सराफा बाजार परिसर में पुलिस ने कल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अंजनगांव सुरजी निवासी अतुल भोसले और अलीम नगर निवासी मोहम्मद सादिक मोहम्मद इसाक बताए गए हैं। यवतमाल जिले के बाबुल गांव स्थित नेहरू नगर में सोमवार की रात 9:30 बजे के दौरान पुराने विवाद के चलते प्रवीण उर्फ पुरुषोत्तम भाऊराव गायकवाड़ नामक 30 वर्षीय युवक को पाइप से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी अक्षय रमेश गोटफोड़े को केवल 1 घंटे में गिरफ्तार किया। अक्षय गोटफोड़े ने प्रवीण गायकवाड़ पर उस समय पाइप से हमला किया जब प्रवीण गायकवाड़ गहरी नींद में सो रहा था। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील अंतर्गत धानोरा महासिद्ध स्थित लघु प्रकल्प में एक मामा व 2 भांजों की जलाशय में डूब जाने की वजह से मौत हुई। यह घटना मंगलवार 18 मई को सुबह 7 बजे के दौरान प्रकाश में आई। मृतकों में 27 वर्षीय विनायक गाड़गे सहित उसके चचेरे भाई तेजस गाड़गे और इन दोनों के मामा नामदेव वानखड़े का समावेश है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।